हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के बारे में। ये आपका सब्जेक्ट जो है 7 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, पीयू 7 सेमेस्टर का। और इसमें हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे 2023 का। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 में भी आपको डिटेल थ्योरी लिखना था, 2 में भी थ्योरी लिखना था, तो वो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा सवाल क्या कहता है। हमारा सवाल कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिटेल। आपको क्या पूछा गया है? इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा गया है। ठीक है, और ये इम्पैक्ट कैसे करता है किस पे? प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे। ठीक, ये हमारा जो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे कैसे इफेक्ट करता है वो भी आपको उसका इम्पैक्ट भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक, चलिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको आप शॉर्ट में ईआई भी कहते हैं, तो ये एबिलिटी है किस चीज का? रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस व्हाइल आल्सो रिकॉग्नाइज एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ अदर्स। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है, जैसे मान के चलो दो बंदा है ए और बी। ठीक है, तो ए अपना भी इमोशन पे ध्यान रखते हुए, ए अपना तो इमोशन का ध्यान रखेगा कि भाई हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो अपना तो सोचेगा ही। साथ साथ वो क्या करेगा, बी को पहले समझे, जानेगा, उसके बाद उसको समझेगा और उसका भी इमोशन को ध्यान में रखेगा। ठीक है, और उसके बाद बातचीत करेगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि मान के चलिए कि दो दोस्त है। अगर कम्युनिकेशन को साइड करके एक एग्जांपल के तौर पे समझे, दो दोस्त है, एक वेज है, ठीक है, और एक नॉन वेज है, और दोनों गया पार्टी करने के लिए। ठीक, तो दोनों मिलके क्या कर सकता है, जो वेज है और जो नॉन वेज है, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग खाना ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर दोनों वेज ही खाना ऑर्डर कर लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नॉन वेज है या जो वेज है, दोनों का इमोशन को मायने रखा गया है। ठीक है, भाई तुमको जो पसंद है वही हम भी खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पार्टी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हमारा जो है उल्टा केस हो गया तो पार्टी नुकसान भी हो सकता है। तो वही चीज हमारा कम्युनिकेशन में भी होता है कि अगर सामने वाला बंदा को जो पसंद है, ठीक है, अगर सामने वाला बंदा जो भी है उसको जो पसंद है, आप उसको पहले जानिए समझिए और उसका भी इमोशन रखिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हम लोग मेनली क्या करते हैं, हम लोग सामने वाले को क्या करते हैं, जानते हैं समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करते हैं। क्या क्या करते हैं, उसको जानते हैं समझते हैं और उसके बाद अपना जो है बातचीत करते हैं, वो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। दूसरा हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इसमें हमारा जो है की कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस में होता क्या क्या चीज़, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है कि आप जो भी चीज़ बोलिएगा करिएगा उससे सामने वाला पे के इमोशन पे क्या असर पड़ेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान के चलो कल को तुम ऑफिसर बन गए, ठीक है, तुम्हारे अंदर में वर्कर लोग काम कर रहे हैं। ठीक, वो अगर बोलने आ रहा है कि सर आज जो है मेरा ये क्या कहते हैं, मैरिज एनिवर्सरी है। ठीक है, अगर वो आपको बोल रहा है कि सर आज हमारा जो है मैरिज एनिवर्सरी है या फिर आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, तो सर हम 1 घंटा पहले निकल जाएंगे। अगर तुम वैसे कंडीशन में उससे जबरदस्ती काम करवाओगे तो उसका क्या होगा, इमोशंस खराब होगा। बात समझ में आ रही है? एक दिन अगर वो 1 घंटा पहले जाना चाहता है तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो आदमी जो है आपसे इम्प्रेस्ड रहेगा, खुश रहेगा और फिर अगले दिन से वो काम सही से करेगा। लेकिन अगर आप उसका बात नहीं समझिएगा कि आज मेरा बच्चे का बर्थडे या आज मेरा एनिवर्सरी है, उसको घर आप नहीं जाने दीजिएगा 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, कल से अगर वो काम पे आएगा भी तो काम सही से नहीं करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सामने वाला का इमोशन समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला हमारा क्या, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन करने का मतलब मैनेजिंग इमोशंस एंड अवॉइडिंग इम्पल्सिव रिएक्शन। ठीक है, अगर मान के चलिए सामने वाला कुछ बोल दिया और आपको खराब लग गया तो आपको उसके सामने रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, यानी कि आपको सेल्फ रेगुलेशन मेंटेन करना है कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको रिएक्ट तुरंत नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, उसको सोचिए समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या करना सही रहेगा ताकि सामने वाला को खराब नहीं लगे। हमारा जो है, जब भी हम लोग किसी को अपने अंडर में काम करवाते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी किसी को अपने अंडर में काम करते हैं तो वो हमारा जो है काम करना नहीं चाहता है।
क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसको कुछ और पसंद है, आप कुछ और करवाना चाहते हैं, तो वहां पे काम सही से नहीं होता है। इसलिए ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस किया जाता है कि आप सामने वाला वर्कर जो भी है उसको आप समझिए पहले। आप उसको अगर एक बार समझ गए तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे काम आसानी से करवा सकते हैं, बिना कोई रोक टोक के या बिना कोई नोक झोंक के। बात समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, मोटिवेशन। स्टेइंग फोकस्ड ऑन गोल्स डिस्पाइट सेटबैक्स। मतलब आपका जो मेन मकसद है आप उस पर फोकस कीजिए ना, कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको मत सुनिए, ठीक ना। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर मत सुनिए, आपका जो मेन मकसद है, जैसे मान के चलिए आपको कंपनी बोल रहा है कि आपको कोई काम करवाना है मजदूर से, ठीक है, तो आप काम होने पे फोकस करिए। अगर कोई मजदूर बुरा मान जाए तो वो चीज से आपको क्या मतलब है कि नहीं। लेकिन कोशिश क्या करना है कि हमारा मजदूर बुरा ना माने, ना मालिक बुरा माने, ना मजदूर बुरा माने, इसी चीज को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए आगे हमारा क्या है, इम्पैथी। इम्पैथी हमारा क्या हो गया, समानुभूति। इम्पैथी मतलब क्या हो गया, समानुभूति। अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरिंग अदर्स इमोशन। इम्पैथी में आपको क्या करना है कि आप अपना भी इमोशन तो कंसिडर कर ही रहे हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सामने वाला क्या कहेगा क्या सोचेगा वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो आपका इम्पैथी हो गया। चलिए अगला हमारा क्या है, सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब अगर आप समाज में रहेंगे, समाज को एक दूसरे को सम्मानित करते रहेंगे, तो आप एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपका सोशल स्किल अच्छा होगा। इससे आपको किसी से भी काम करवाना या उससे कम्युनिकेशन बिल्ड करने में आसान मिलेगा। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, मान के चलिए आपके सोसाइटी में कोई एक गार्ड है, ठीक है, और गार्ड जो है एक 60+ पर्सन है, मतलब एक बड़ा बुजुर्ग गार्ड है, ठीक है। अगर आप उसको इज्जत नहीं दीजिएगा, ठीक ना, तो इससे आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन खराब होगा। गार्ड है मतलब तो एक जॉब कर रहा है गार्ड का वो ना, ठीक है, लेकिन उसका एज क्या है, आपसे कहीं ज्यादा एज है, तो उसको एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सोसाइटी में या अपना सोशल स्किल जो है डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। तब जाके आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे मास्टर हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारा जो ऊपर ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही सब पॉइंट को डिटेल में एग्जाम में लिख देना। चलिए इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, इनहेंसेस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। जब आप एक दूसरे को समझिएगा, उसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, अगर आप एक टीम में तो आपका टीम वर्क इंक्रीज करेगा, कोलैबोरेशन करना लोग पसंद करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूव्स लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप इंप्रूव होता है, मतलब अगर आप किसी चीज को लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं यही हमारा नेता होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपका कोई भी जो है डिसीजन मानेगा, क्यों मानेगा, क्योंकि आप जो है सामने वाला को भी समझ रहे हैं। अगर मान के चलो तुम किसी चीज का लीडर है, ठीक है, तो तुम्हारा लोग बात क्यों मानेगा, क्योंकि तुम जो है जनता का भी बात सुन रहे हो। जैसे कि अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए आपके क्लास का कोई सीआर है, ठीक है, अगर सीआर जो है क्लास के स्टूडेंट्स का भी बात मान रहा है, ठीक है, अगर स्टूडेंट उसको पसंद कर रहा है तो सीआर को लोग क्या करेगा, सीआर जो भी बोलेगा उसका बात में सहमत दे देगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर स्टूडेंट सीआर को पसंद ही नहीं कर रहा है तो सीआर कुछ भी बोलेगा, स्टूडेंट उसके बात पे कभी भी सहमत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि सीआर को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का इमोशन समझना पड़ेगा। सीआर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करना चाहिए, कि हमारा जो बैचमेट सब है वो क्या चाहता है, ठीक है, उस पर उसको काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इससे हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, हेल्प्स इन रिजॉल्विंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब किसी भी तरह का विवाद हो जाता है, तो वो विवाद खत्म हो सकता है। क्यों खत्म हो सकता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि आप सामने वाला को समझिए। अगर आप सामने वाला को समझ जाइएगा, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉब्लम खत्म दिखने लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। चलिए अगला हमारा क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अगर आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो आपस में क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं तो लोग आपका क्या करेंगे, भरोसा दिखाएंगे, ठीक है, कि जो भी बोल रहा है मेरे हित में ही बोल रहा है। और इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और लास्ट हमारा क्या है, रिड्यूसेस वर्क प्लेस स्ट्रेस। अगर एक दूसरे को समझा जाएगा कि उसका क्या सिचुएशन है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, तो इससे हमारा क्या होगा, हम लोग उसको जो है फ्री रखेंगे। और एक चीज आपको बताते हैं, आप सॉम में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी चीज फ्री रहता है तो वहां पे स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता है। अगर कोई भी चीज फ्री रहता है तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे को समझिएगा,
ठीक है, तो वहां पे लोग क्या करें, फ्री महसूस करते हैं, आजाद महसूस करते हैं, तो वहां पे आपका वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोग आराम से जाएंगे, अपना काम करेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो अच्छा काम भी करेंगे। बात समझ में आ रही थी? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब मोटा मोटी आप क्या समझ गए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि सामने वाले को जानना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ताकि उसको भी बुरा ना लगे, अब मेरा काम भी हो जाए। व्हाट इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सबसे पहले समझते हैं कन्फ्लिक्ट क्या है। अच्छा, एक और बात आपको हम बताते हैं, हम जो है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या थ्योरेटिकल है, अगर हम एक एक आंसर पूरा डिटेल में लिख दिए 4-4 5-5 पेज का, तो फिर बच्चा बोर हो जाएगा, उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा, तो आपको हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए, समझिए, ठीक है, और इसको अपने लैंग्वेज में बना के एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात तो आपको आता है ना, एक एक चीज तुम रट नहीं सकते हो, तो तुम क्या करोगे कि ये लैंग्वेज को एक बार, लैंग्वेज अपना ही रहेगा तुम्हारा एग्जाम में, बस तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करके जाओ या समझ के जाओ, वहां पे लैंग्वेज अपना बना के लिख दो, है कि नहीं। और ये इस तरह का सब्जेक्ट में तुम जितना लंबा आंसर लिखोगे, ठीक है, जितना लंबा आंसर लिखोगे, जितना बड़ा साइज का आंसर लिखोगे, उतना ज्यादा नंबर मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो यहाँ से आप अपना कर लीजिएगा, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, समझदार है, खुद से आंसर बना के लिखने में मास्टर है ही, है कि नहीं, पूरा समय बीटेक तो यही चलते आ रहा है ना, खुद से आंसर बना के लिखना है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाए। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, विवाद होता है। जब मान के चलो दो लोग हैं, ए कुछ और चाहता है, बी कुछ और चाहता है, दोनों आपस में सहमत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है कन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि आपस में जो है विवाद शुरू हो जाएगा, दो लोगों के बीच का विवाद। अब कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, इस विवाद को खत्म करना, रिजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, खत्म करना। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में क्या करेंगे, जब दो लोगों के बीच विवाद होगा, उस विवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसको खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है, कि हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। Conflict resolution is the process of addressing disputes and disagreements in a constructive manner to reach mutually beneficial outcome। mutually beneficial outcome करने का मतलब क्या है, कि अगर दो पार्टी के बीच में किसी बात को लेके अनबन है या विवाद है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि ये दोनों के बीच में विवाद खत्म हो जाए, इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। क्या बोल रहे, गौर से सुनिएगा, अगर दो आदमी ए और बी के बीच में किसी भी बात को लेके विवाद है या किसी भी बात को लेके अनबन है, तो आपको कुछ ऐसा तरीका या रास्ता ढूंढना है जिससे कि ये दोनों के बीच का विवाद खत्म हो जाए, ठीक है, और एक जो है बेनिफिशियल आउटकम देखने को मिले, मतलब काम फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ गए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है। अब आप इसी बात को एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटेजीज। अब हम लोग स्ट्रेटेजीज देखते हैं किसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब जो विवाद है, विवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूजफुल है, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपके काम के लिए है, काम के लिए फायदेमंद है, ठीक है, तो आप कमेंट में कम से कम थैंक यू जरूर लिखिए। बात समझ में आ रही है? इससे अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि बच्चा को कुछ तो फायदा हो रहा है। और आप कमेंट में हमको ये भी बताइए कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट का है। ठीक है, अगर जिसका कमेंट ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वीडियो बना देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्या देखते हैं, स्ट्रेटेजीज देखते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो गया, रणनीति। ठीक है, सबसे पहला आप क्या कीजिए, कोलैबोरेशन करवाइए। ठीक है, कोलैबोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, विन विन सॉल्यूशन वेयर ऑल पार्टीज बेनिफिट, मतलब कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि ए का भी फायदा हो जाए, बी का भी फायदा, और जो दोनों मिल जाए। बात समझ में आ रही है? कोलैबोरेशन में क्या होता है, कि कोलैबोरेशन क्या होता है, कि जब दो लोग कोलैबोरेट करते हैं, मतलब क्या, दोनों को फायदा हो रहा है। कोलैबोरेशन का तो यही मतलब होता है ना। तो आपको क्या करना है कि ए का भी फायदा कराइए, बी का भी फायदा कराइए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए। दूसरा हमारा क्या, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, बोथ साइड्स मेक कंसेशंस टू रीच एन एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है कि ए को भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ए जो है हमारा क्या करेगा, ए भी कुछ छोड़ेगा और बी भी अपना जो है कुछ शर्त छोड़ेगा। ठीक, मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। तो हमारा जो लोगों के बीच विवाद है, विवाद कैसे खत्म किया जाता है, पहला तो दोनों को जिता दीजिए, दोनों का फायदा करा दीजिए, या फिर दोनों की तरफ से कुछ कुछ खत्म करवाइए और एक
बीच बिचाव पे आके आप खड़ा कीजिए, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। तीसरा चीज होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में हमारा क्या होता है, इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इफ इट इज माइनर और अननेसेसरी। मतलब अगर छोटा मोटा विवाद है या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज अगर आप इग्नोर कर दीजिएगा तो वो फिर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अगला है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में हमारा क्या होता है, वन पार्टी गिव्स इन टू मेंटेन हार्मोनी। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्या हो जाता है, कंपटीशन। वन पार्टी इन्फोर्सेस देयर व्यू पॉइंट एग्रेसिवली। कंपटीशन में क्या होता है कि मतलब लोग जो है एक दूसरे के प्रति अपना ये रखता है कि हम जो है ज्यादा जानते हैं या मेरा ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, तो एक पार्टी अगर एग्रेसिव हो गया, एक पार्टी उसमें से क्या हो गया, जैसे दो लोगों के बीच विवाद है या दो से अधिक लोगों के बीच भी विवाद हो सकता है, तो उसमें से अगर कोई एक पार्टी एग्रेसिव हो गया, ठीक है, और वो अपने आप को साबित करने लगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपटीशन कहला सकता है। अगला हमारा क्या है, मीडिएशन। ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स रिजोल्यूशन। मीडिएशन में क्या होता है कि दो लोगों के बीच विवाद है, ठीक है, और एक थर्ड पार्टी आता है और उसको आके खत्म करता है विवाद को। ठीक ना, जब दो लोगों के बीच विवाद है तो एक थर्ड पार्टी आएगा, दोनों का बात सुनेगा और उस विवाद को खत्म करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ज्यादा अच्छा है। अगर अगर कोई दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच विवाद है, अगर वो कोलैबोरेट करता है तो सबसे बेस्ट सिचुएशन है। ठीक है, दोनों का नुकसान नहीं होगा, दोनों को फायदा हो जाएगा, कोलैबोरेट कर ले तो। ठीक है, दूसरा मेरे अनुसार जो सबसे बेस्ट है कि अगर दो लोगों के बीच विवाद है तो कोई तीसरा आदमी आए बीच में, दोनों का सुने, उसके अकॉर्डिंग अपना एक जजमेंट दे दे। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आप समझ ही गए होंगे अभी तक में, कि अगर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई आपसी विवाद है या कोई अनबन है किसी बात को लेकर के या किसी भी मुद्दे पे, ठीक है, तो उसको खत्म करना आपका क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगला सवाल हमारा क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोवाइड एग्जांपल्स। ठीक है, आपको क्या बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में असर्टिवनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एग्जांपल भी दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, असर्टिवनेस क्या होता है, ये आपको हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। बात समझ में आ रही है, असर्टिवनेस क्या होता है, ये आपको हम पिछले वीडियो यानी कि वीडियो के पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसको देखिए, वहां पे आप समझ जाइएगा असर्टिवनेस क्या होता है, ये असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस क्या हो जाता है, हेल्प्स इन क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, इनहेंस कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल। देखिए असर्टिवनेस का मतलब आपको बताते हैं। असर्टिवनेस, ये असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने बात को कहना बिना किसी गुस्सा के। ठीक है, एकदम कोई बात अगर आप ठंडा दिमाग से कह दिए, बिना गुस्सा किए हुए शांत मन से अगर किसी बात को कह दिए, वो आपका क्या कहलाता है, असर्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, हेल्प्स इन क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, अभी तुरंत आप बताएं। असर्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग जो है एग्रेशन नहीं दिखाते, गुस्सा नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक, तो अगर आप शांति से कोई बात कर दिए, इज्जत के साथ बात कर दिए, तो आपका क्या हो गया, असर्टिव कम्युनिकेशन हो गया। इनहेंसेस कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और लीडरशिप स्किल बढ़ता है, क्योंकि आप गुस्सा नहीं कर रहे। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है, समझ गए। रेड्यूसेस वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई भी बात शांति से कर दे के निकल जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वहाँ पे विवाद नहीं होता और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्या है, इनकरेजेस ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप कोई भी बात बिना गुस्सा के एकदम शांति से कर रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या होगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा और हर चीज ओपन रहेगा, किसी को कोई तरह का तकलीफ ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला हमारा क्या, प्रोमोट्स रेस्पेक्ट एंड हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर कुछ भी काम तुम शांति से करना चाहोगे, कोई भी बात अगर शांति से रखते हो, कोई पसंद नहीं तो सीधा बोल दो मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, अगर कुछ और चाहिए तो बोल दो वह मुझे और ज्यादा चाहिए, इससे मेरा काम नहीं होगा। तो अगर तुम कोई भी बात शांति से बोल रहे हो, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, सामने वाले को एक रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक ना, और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है दो लोगों के बीच में। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या है, असर्टिव कम्युनिकेशन आपको हम पहले बता चुके हैं, बिना एग्रेशन दिखाए हुए शांति से अगर आप कोई भी बात को रखते हैं, वो आपका क्या असर्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहला, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली इन ए मीटिंग। किसी भी मीटिंग में आप अपना ओपिनियन जो है बिना गुस्सा किए हुए एकदम शांति से रखते हैं और हिम्मत के साथ रखते हैं ना। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट सही नहीं लग रहा है तो आप खुल के बोलिए कि मुझे ये बात सही नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, असर्टिव कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है, सेइंग नो टू एडिशनल वर्क विदाउट बीइंग रूड।
ठीक है, बिना गुस्सा किए हुए आप साफ मना कर दीजिए। जैसे आपको मान के चलिए कोई काम पे काम दिया जा रहा है, आपका जो मैनेजर है, ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है, काम पे काम दिया जा रहा है, भाई ये काम तुम्ही को करना है, तो उसको बिना गुस्सा किए हुए उसका जो भी बात है आप पहले सुन लिए, उसके बाद सीधा बोल दिए सर हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम भी इंसान है, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम वहां पे एग्रेशन दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, सारा काम हम ही को करना पड़ता है ऐसे वैसे, तब तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो असर्टिव कम्युनिकेशन क्या कहता है, आप जो भी बात बोल रहे हैं खुल के बोलिए और शांति से बोल दीजिए। चलिए अगला क्या है, रिक्वेस्टिंग ए सैलरी रेज विद जस्टिफिकेशन। जैसे मान के चलो कि अगर तुम चाहते हो किसी कंपनी में बहुत दिन से काम कर रहे हो, तुम चाहते हो कि अब मेरा जो है सैलरी राइज कर जाना चाहिए, मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में तुमको क्या करना पड़ेगा, जाके बताना पड़ेगा कि सर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, स्कूल का फीस ज्यादा हो रहा है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, खाने का जो मार्केट में रेट बढ़ चुका है, उस हिसाब से सर मेरा सैलरी राइज होना चाहिए। अगर हो गया तो मैं यहाँ काम करूंगा, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ से उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू ए कलीग। ठीक है, आपका जो भी कलीग है, आपके साथ जो भी काम कर रहा है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा जो है ऊपर ऊपर बात हो गया कि हमारा जो असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। असर्टिव कम्युनिकेशन भी आप समझ गए कि बिना एग्रेशन दिखाए हुए अपनी बात को अगर रख रहे हैं तो वो आपका असर्टिव कम्युनिकेशन है। चलिए आगे क्या, एक्सप्लेन वेरियस लीडरशिप स्टाइल। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन कीजिए, इम्पैक्ट क्या है उसका टीम डायनेमिक्स पे। तो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल देखते हैं। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, द लीडर मेक्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द टीम। लीडर जो भी होता है वो अपना टीम से बिना बातचीत किए हुए अपने जो मन में आता है वो डिसीजन ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, इसका एक उल्टा होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, वो अपने टीम मेंबर को इन्वॉल्व करता है, जो टीम मेंबर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक मतलब हो गया कि एक ही आदमी मालिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब हो गया जनता मालिक है, जो सब चाहेगा वही होगा। तीसरा हमारा क्या है, लेसेज फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, मिनिमल सुपरविजन, टीम वर्क, मेंबर्स मेक डिसीजन। इसमें बहुत ज्यादा सुपरविजन आपको देखने को नहीं मिलेगा और टीम मेंबर्स जो है वो डिसीजन बनाता है। उसके बाद होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है, ये आपका रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर होता है। कुछ अच्छा कीजिएगा तो रिवार्ड मिलेगा, कुछ खराब कीजिएगा तो आपका पोजीशन डाउन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पनिशमेंट के रूप में हटा दिया जाएगा, या फिर कुछ और भी सजा मिल सकता है आपको। उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एक मतलब फोकस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, मान के चलो कोई आदमी अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको इंस्पायर कीजिए, किसी का कहानी सुनाइए, कुछ और उसको दीजिए, लोभ लालच दीजिए, उससे जो है काम उम करवाइए। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ तरह का हमारा क्या हो गया, लीडरशिप स्टाइल हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन टीम डायनेमिक्स। आपका लीडरशिप से टीम पे क्या असर पड़ेगा उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ऑटोक्रेटिक हो गया, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि एक आदमी जो है वो अपना मालिक होता है, जो लीडर होता है उसको जो मन आता है डिसीजन लेता है, बाकी को मानना पड़ता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, कैन लीड टू हाई एफिशिएंसी बट मे कॉज रिसेंटमेंट। ठीक, जैसे कि इसमें हमारा क्या होगा, ऑटोक्रेटिक में हमारा क्या है कि जैसे कि एक ही लीडर जो है वो क्या करता है, पूरा डिसीजन ले लेता है, उसको जो सही लगता है वो कर देता है। ठीक है, तो अगर एक आदमी डिसीजन ले रहा है तो उससे काम अच्छा होता है। ठीक ना, अगर एक ही डिसीजन रहता है तो उससे क्या होता है, हाई एफिशिएंसी देखने को मिलता है, काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाकी लोग नाराज हो जाएंगे जिससे कि काम खराब भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, मैनेजमेंट का नियम है कि अगर एक आदमी डिसीजन हो, अगर डिसीजन लेने वाला एक ही आदमी हो तो इससे हमारा क्या होता है, काम ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपसे जनता हमेशा नाराज रहेगी। ये हो गया ऑटोक्रेटिक का। दूसरा डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इनकरेजेस टीम वर्क बट में स्लो डिसीजन मेकिंग। ठीक, डेमोक्रेटिक में क्या है कि जनता मालिक है, बात समझ में आ रही है, तो उसमें पूरा टीम से पूछा जाएगा। जब आप पूरा टीम से पूछिएगा ना तो 10 आदमी 10 तरह का बात होगा, इसलिए हमारा जो है डिसीजन मेकिंग क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि 10 आदमी 10 तरह का बात बोल रहा है। टीम वर्क होगा, सब मिलकर काम करेगा, 10 आदमी 10 तरह की बात बोलेगा, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, एक बार में आप ही मालिक है, एक बार में आप डिसीजन ले लीजिएगा, लेकिन जनता नाराज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, काम वो पूछा नहीं किया। लेसिज फेयर में हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है बट में रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि हाँ भैया जो करना है करो, जैसा ठीक लगता है वैसा करो, लेकिन आपका जो है अकाउंटेबिलिटी घट कम हो जाएगा। उसके बाद होता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, इंश्योर्स डिसिप्लिन बट में लिमिट क्रिएटिविटी। ठीक है, ट्रांजैक्शनल में आपका क्या होता है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में हम लोग क्या करते हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट पे काम मिलता है।
ठीक है, आपका लीडरशिप किस पे चलता है, रिवार्ड और पनिशमेंट पे। कुछ अच्छा कीजिएगा तो रिवार्ड मिलेगा, कुछ खराब कीजिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। रिवार्ड मतलब एक तरह से प्रमोशन मिलेगा, पनिशमेंट मतलब आपका जो है क्या कर दिया जाएगा, ये पद नीचे कर दिया जाएगा, मतलब आपका डिमोशन हो सकता है। ठीक ना। तो ट्रांजैक्शनल में हमारा क्या होता है, इंश्योर्स डिसिप्लिन। लोग जो है डिसिप्लिन में रहते हैं, उसको मालूम है कि अगर काम खराब हो गया तो फिर मेरा डिमोशन हो जाएगा, काम अच्छा करेंगे प्रमोशन होगा। तो इससे क्या होगा कि लोग काम अच्छा करेंगे, प्रमोशन लेने के चक्कर में जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, इंकरेजेस इनोवेशन एंड एंगेजमेंट। ये हमारा क्या करता है, इनोवेशन मतलब कुछ नया कर रहे हो या कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसको मोटिवेट करता है इसमें। ठीक। चलिए अब आगे यहाँ से देखते हैं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अभी के समय में, अपना काम के साथ साथ अपना लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक ना, एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्क इन्वायरमेंट। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब क्या, आपका दो तरह का लाइफ होता है। एक पर्सनल लाइफ होता है, जिसमें कि आप फैमिली के साथ बैठते हैं, खाना पीना सही से खा रहे हैं, एक अच्छा नींद ले रहे हैं। एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ आप काम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कुछ अभी के समय में जो खास करके देखा गया कि लोग 12 घंटा 15 घंटा काम कर रहे हैं और फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उसका दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, तो काम खराब भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करना है, प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पहले समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस रेफर्स टू मेंटेनिंग ए हेल्दी इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल लाइफ। आपका जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, और प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ करने का मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का जीवन और जो आपका घर का जीवन है, ये जो आपका अपना जीवन है, वो एक समान रहना चाहिए। ठीक है, ना उधर ज्यादा ना इधर ज्यादा। ठीक है, दोनों एक समान रहे, इसी को हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंस इन टूडेज वर्क इन्वायरमेंट, आज के वर्क इन्वायरमेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बर्नआउट। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं या आपके ऊपर जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसको कम करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका दोनों लाइफ बैलेंस है। मेनली लोग जो है परेशान है, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने जा अच्छा करता है तो उसका पर्सनल लाइफ खराब हो जाता है। अगर उसका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तो प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो अगर ये दोनों अच्छा हो गया तो इंसान का जीवन बदल जाएगा। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर आपका जो है स्ट्रेस नहीं है, अगर आपके ऊपर जो है कोई भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, तो इससे आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जॉब अच्छा लगने लगेगा, काम भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको जो है दोनों तरफ से समय मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनहेंसेस मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। मेंटल और फिजिकल वेलबींग में आपको मदद मिलता है। ठीक, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। ठीक है, और मेंटल यानी कि आपको कोई तरह का टेंशन नहीं है तो आप काम भी अच्छा कीजिएगा। कभी कभी लोग क्या होता है कि अगर टेंशन में रहता है या फिर स्ट्रेस में रहता है ना, ठीक है, तो वो एक तरह का क्या करता है, कुछ ना कुछ काम खराब कर देता है। स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, अगर आपका जो है वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मैनेजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, घर में फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि घर से अगर आप फैमिली से लड़ाई करके आ गए, वही गुस्सा आप कहाँ निकाल दिए, कंपनी में निकाल दिए, जॉब पे निकाल दिए, तो उससे सबका नुकसान है। ठीक है, या फिर मैनेजर कुछ बोला, वहां से आप नाराज हो गए और घर जाते साथ फैमिली पे गुस्सा निकाल दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारा वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, क्योंकि आप एक जगह का गुस्सा दूसरे जगह पे ना निकालें। ठीक है, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहीं पे आपको गुस्सा ना आए। ठीक ना। चलिए, इनकरेजेस एम्प्लॉय रिटेंशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा तो आपका जो है कोई एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। अगर आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल रखते हैं, मतलब खूब खटा के काम करवा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में लोग तो सोचते हैं ना कि अरे ये कंपनी अब छोड़ देना चाहिए। अगला हमारा क्या, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लोगों को फीडबैक चाहिए होता है। तो सबसे पहला, हेल्प्स एम्प्लॉयज इंप्रूव स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। अगर आपको फीडबैक मिले, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और कोई आपको बता दे, तो ये एक तरह का क्या है, फीडबैक है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई आपको और मतलब बढ़ावा दे, ठीक है, आपका प्रशंसा करे, तो वो भी एक तरह का क्या फीडबैक है। तो फीडबैक से हमारा क्या होता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हो, आपको पता चल जाता है। ठीक है, जब आपके लिए सब लोग ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपको नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ खराब कर रहे हैं। तो आपको अगर फीडबैक मिलते रहेगा तो आप क्या करिएगा, अपने आप में सुधार कीजिएगा। ठीक है, कि हमसे ये गलती हुआ है, हमको ये चीज़ सुधार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो काम अच्छा होगा। इनकरेजेस कंटिन्यूअस लर्निंग, अगर आपको फीडबैक मिलते रहे क्या गलत है क्या सही है, तो आप जो है लगातार कुछ ना कुछ सीखिएगा और आपका भी डेवलपमेंट होगा।
बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। अगर आप लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, फीडबैक आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेटेड आप रहिएगा। स्ट्रेंथेंस प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मजबूत होता है। आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, कोई आपको बता रहा है भाई तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तुमको इस चीज पे सुधार करना चाहिए, तो आप जो है, आपको पता चलता है ना कि जो सब लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है, तो आप उसको अपना एक पॉजिटिव पार्ट मानते हैं। जिसमें सब कह रहा है कि ये तुम्हारा निगेटिव पार्ट है, इसको इंप्रूव करना है, तो आप उसको उस पर जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फीडबैक जरूरी है, लोगों का सुनना जरूरी है, उसके दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, इसी के लिए तो आपको हम बोल रहे हैं ना कि अगर आप हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर दीजिए, और खराब लग रहा है तो वो भी बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहने का मतलब होता है, क्रिटिसिज्म मतलब क्या, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में बुराई करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहने का मतलब हो गया कि आपको बुराई इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपको नीचा दिखाना है, ठीक है, आपका बारे में गलत इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि आपको जो गलती वो बताया जा रहा है, आप उस गलती को सुधारिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहने का हो गया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो आपका क्या है कि आपका जो ये आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, जो आपका खामी है, जो आपके अंदर कमी है, उस पे उसको सुधारने के लिए आपको जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके लिए आपको जो है नीचा दिखाया जा रहा है, या आपको कुछ भला बुरा कहा जा रहा है, ताकि आप अपना गलती को सुधारिए और अगले बार से उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, यूज ए पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टफुल टोन। अगर आपको कोई कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ बता रहा है, जैसे मान के चलो मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, हम चुपचाप उसका प्रॉब्लम सुन लेंगे, हाँ भाई ये प्रॉब्लम सच में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा बोल दें कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे, ऐसे है वैसे है, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। ठीक, तो आपको अगर कोई कुछ आपका खामी सुना रहा है, तो आप उसको सुनिए और उसको एक अच्छा वे में लीजिए कि भाई हमको इस चीज़ पे सुधार करना चाहिए, तब जाके आप ग्रो कीजिएगा। बात समझ में आ रही है, तब जाके आप क्या कीजिएगा, ग्रो कीजिएगा। इसलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारा क्या है, जरूरी है। ठीक है, और ये बात बोला भी जाना चाहिए किसमें, रिस्पेक्टफुल टोन में, ताकि खराब ना लगे किसी को। फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर्स। ठीक है, एक दूसरे के बिहेवियर पे फोकस कीजिए। ठीक, चलिए, ऑफर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। सुधार के लिए जो है आपको सजेशन मिलता है, फीडबैक से क्या मिलता है, सुधार के लिए सजेशन, कि भैया यहाँ यहाँ पे तुमको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, बैलेंस क्रिटिसिज्म विद एप्रिसिएशन। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या होता है, जैसे आप देखिए होंगे, कोई भी आप रियलिटी शो देखिएगा, वहाँ पे जो जजेस होता है वो दोनों चीज बताता है। ठीक है, आपका ये पार्ट अच्छा था, ये पार्ट खराब था। ठीक, तो वहां पे आपको क्या मिलता है, एप्रिसिएशन भी मिलता है और क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो वो एक तरह का क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। वहां पे जो आपको बुराई बताया जाता है कि भाई तुम्हारा ये पार्ट बिल्कुल खराब था, ठीक है, तो वो आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ठीक, ताकि आप अगले बार से उस पार्ट को सुधारिए और आपका जो है और अच्छा देखने को मिलेगा। इनकरेज ओपन डिस्कशन एंड फीडबैक एक्सचेंज। यहाँ पे जो है ओपन डिस्कशन देखने को मिलता है और फीडबैक एक्सचेंज वगैरह भी होता है, इसलिए फीडबैक हमारा जरूरी, फीडबैक हमारा क्यों जरूरी है, ताकि आपका जो गलती है, ये जो अच्छा पार्ट है वो आपको पता चल सके, जो गलत है उस पर आप काम कीजिए, जो अच्छा पार्ट है उसको और अच्छा मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। बात समझ में आ गई, चलिए। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है तीन ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से किसी दो पे नोट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, सेल्फ स्टीम ऑन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड वेज टू इनहेंस इट। इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ स्टीम ऑन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड वेज टू इनहेंस इट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोफेशनल ग्रोथ पे सेल्फ स्टीम का क्या लेना है। तो सबसे पहले ये जो शब्द है सेल्फ स्टीम, इसका मतलब समझते हैं, सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ स्टीम शब्द का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान। सेल्फ मतलब हो गया आत्म, और स्टीम मतलब हो गया सम्मान, तो सेल्फ स्टीम मतलब क्या हो गया, आत्मसम्मान। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ स्टीम ऑन प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप में आत्मसम्मान है तो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होगा और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, तो हाई सेल्फ स्टीम बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप अपने आप को, आपका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, ठीक है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, भैया हमको जो है अपना पहले देखना है, ठीक है, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। ठीक ना, अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर एक आत्मसम्मान है, आप कुछ गलत नहीं करते हैं, तो आपको डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। इनकरेजेस रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें आपको जो है रिस्क टेक करने में भी मदद मिलता है। रिस्क टेक करने में मदद इसलिए मिलता है क्योंकि आपको मालूम है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। बात समझ में आ रही है, आपको मालूम है कि आप कुछ गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है, आत्मसम्मान है। बात समझ में आ रही है, आप अपने आप को पहले देखते हैं।
ठीक ना, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी के आप सामने जो है हम अपना ईमान बेच दिए। ईमान बेचना मतलब क्या, एक तरह से गलत काम कर दिए। बात समझ में आ रही है? तो सेल्फ स्टीम से हमारा क्या होगा कि आपको जो है कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आप ईमानदार है, अपने आप पे भरोसा है। ठीक है, डिसीजन, अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं, आप अपने आप में रिस्क ले सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ क्या होगा, इनहेंस कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, आपका जो कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आप में जो है एक अच्छा लीडरशिप स्किल देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आपके अंदर जो है एक अच्छा लीडरशिप स्किल देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, इम्प्रूव्स रिजाइलेंस टू वर्क प्लेस चैलेंजेस, वर्क प्लेस पे आपको किसी भी तरह का चैलेंजेस है, ठीक है, तो उसमें आपका रिजाइलेंस इंप्रूव होगा। आगे क्या है, वेज टू इनहेंस सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम को इनहेंस करने का हमारे पास क्या क्या रास्ता है। सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, आपका जो रियलिस्टिक गोल्स है उसको सेट कीजिए और अपना अचीवमेंट एंजॉय कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, आपको लगे कि नहीं हम अपने आप में भी कुछ हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ स्टीम कहते हैं। तो आप अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। ठीक है, जब आप गोल अचीव कीजिएगा, बात समझ में आ रही है, जब आप गोल को अचीव कीजिएगा तो आपको खुशी अंदर से होगी और उस खुशी को आप क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगला हमारा क्या है, डेवलप न्यू स्किल्स, नया स्किल्स डेवलप कीजिए और कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए। बात समझ में आ रही है? मेंटेन ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड सेल्फ टॉक, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए और सेल्फ टॉक कीजिए, आप अपने आप में बात कीजिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हम अपने आप में भी कुछ है। ठीक है, आप जो भी काम कीजिएगा कॉन्फिडेंटली कीजिएगा। सेल्फ स्टीम से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, आप कोई भी काम जो है कॉन्फिडेंटली करते हैं क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा है। चलिए, उसके बाद क्या है, सीक फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको अगर लग रहा है कुछ खराब काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, लोगों से फीडबैक लीजिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी झेलिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब वो बुराई जो कि आपको सुधारने के लिए किया गया हो। ठीक है, ताकि आपके अंदर क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा रोल ऑफ इटिक्वेट इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद वर्क प्लेस एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है इटिक्वेट, इटिक्वेट का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है शिष्टाचार। इटिक्वेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में शिष्टाचार का क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या रोल है, और इससे हमारा जो वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी आपको देना है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या है, मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म एंड रेस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस। अगर आपके अंदर शिष्टाचार है, डिसिप्लिन है, ठीक है, तो आप एक तरह का प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कीजिएगा। प्रोफेशनलिज्म मतलब आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग आप सही काम कीजिएगा, कुछ भी इधर उधर गलत काम नहीं कीजिएगा। और इससे आपको क्या मिलेगा, वर्क प्लेस पर रेस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको जो इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत भी मिलेगा। इनहेंसेस रिलेशनशिप्स एंड टीम वर्क, ठीक है, इससे आपका क्या होगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होता है और टीम वर्क भी देखने को मिलता है क्योंकि आप सारा काम डिसिप्लिन में कर रहे हैं, आपके अंदर एक शिष्टाचार है। रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में जो है किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई भी तरह का विवाद नहीं होगा। ठीक, चलिए, बिल्ड्स ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट, पॉजिटिव और एक प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट बिल्ड होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कुछ क्या हो गया, रोल ऑफ एटिक्वेट्स हो गया कुछ, यानी कि शिष्टाचार से हमारा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा वो हो गया। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज इन ईमेल्स एंड मीटिंग्स। ठीक, शिष्टाचार हमारा क्या है कि आपको जो है किसी से अगर बात करना है तो एक कायदे कानून में बात करना होता है। ठीक है, तो आप किसी को अगर ईमेल भेज रहे हैं या मीटिंग में कुछ अपना बात रख रहे हैं तो आपको क्या करना है, पोलाइटली मतलब नम्रता के साथ अपनी बात को रखना है। ठीक है, रेस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियंस ड्यूरिंग डिस्कशन, अगर आप किसी से बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो बैठ के बातचीत करने का एक नियम कानून होता है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, अदर्स का ओपिनियन मतलब सामने वाला को ओपिनियन को रेस्पेक्ट करते हुए आप उस बात को रखिए या बात कीजिए। बीइंग पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स एंड डेडलाइंस, ठीक है, आपका जो भी मीटिंग्स है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा, मतलब आप टाइम पे जो है अपना मीटिंग पे पहुंच जाइए, या फिर आपको जो एक तय सीमा दिया गया है, डेडलाइन मतलब क्या होता है, तय सीमा, किसी का काम को करने का अंतिम समय। ठीक है, तो डेडलाइन के समय जो है आप वो काम पूरा कर लीजिए, डेडलाइन से पहले, मतलब अगर आपको बोला गया है कि मंडे तक आपका काम हो जाना चाहिए तो आपको मंडे के पहले वो काम कर लेना चाहिए। ठीक, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली फॉर द वर्क प्लेस, आप जहां पे काम करने जाते हैं वहां के लिए आप एक अच्छा ड्रेस पहन के जाइए। ठीक है, आपका जो है लुक्स अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपके अंदर जो है इटिक्वेट बहुत अच्छा है, अगर आपके अंदर शिष्टाचार है, आप अच्छा दिखते हैं, समय पे पहुंचते हैं, सारा काम सही से करते हैं, ठीक है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा, आपका जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और लोग आपको अच्छा मानेंगे जहां पे आप जॉब कर रहे हैं।
अगला हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स बताइए विद एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी। टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताना है। बात समझ में आ रही है? तो टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए हर किसी के पास जो है 24 घंटा ही होता है, ठीक है। उसी 24 घंटा को अगर कोई सही से यूटिलाइज कर ले, कोई उसी 24 घंटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर ले, मतलब उसको लगे कि नहीं भाई आज हमने जो है कुछ ना कुछ उखाड़ा जरूर है, आज हमने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो उसी को क्या कहता है, टाइम मैनेजमेंट कहता है। कि आपके पास जो 24 घंटा है उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लीजिए, ऐसा कीजिए कि आपको लगे कि नहीं आज हमने कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम क्या, प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप पहले कीजिए। टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है, टाइम मैनेजमेंट कहता है कि जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप क्या कीजिए, पहले कीजिए, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट बताइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अब मान के चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो लास्ट में करोगे, अगर छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तय करना होगा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा सबसे पहले। दूसरा हमारा क्या, सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। टाइम मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक क्लियर गोल रखना पड़ेगा, हमको करना क्या है, ठीक है, और कितना देर में कर सकते हैं। अगर मान के चलो तुम अपना एक गोल सेट करते हो, तुम देखोगे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, डेली अपना रूटीन बनाते हैं और रूटीन पूरा नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा जो गोल्स होता है ना वो हम लोग अपने क्षमता से बहुत ज्यादा गोल ले लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा क्षमता है 10 क्वेश्चन लगाने का, तुम बोल रहे हो कि एक दिन में 50 क्वेश्चन लगेंगे, पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अपना जो आप टारगेट फिक्स करते हैं आप अपने अनुसार टारगेट फिक्स कीजिए। अगला हमारा क्या, अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो आपको क्या अवॉइड करना पड़ेगा, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन हमारा क्या होता है, टाल मटोल, ठीक है, कि भाई ये काम है आज नहीं करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है, कल से क्वेश्चन लगाएंगे, कल से जो है किताब पढ़ेंगे, आज भर रहने देते हैं, तो वो सब काम आपको नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन मतलब अगर आपको पढ़ने बैठे हैं, बैठ के आप मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वो सब आपका क्या तरह का डिस्ट्रैक्शन है। या फिर पढ़ने बैठे हैं किसी और से बातचीत करना शुरू कर दे बीच में। यूजिंग टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स फॉर फोकस्ड वर्क। अगर आप फोकस्ड वर्क चाहते हैं तो आपको टाइम ब्लॉक टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम ब्लॉक टेक्निक करने का मतलब आप जो है पता कर लीजिए कि भैया हमको ये काम इतने ही टाइम में करना है, अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हम जो है किसी काम लायक नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा क्या, एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी। इसका एप्लीकेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। इंक्रीजेज इफिशियंसी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। आपका इफिशियंसी बढ़ता है और स्ट्रेस घटता है, ठीक है। अगर आपका सारा गोल्स अचीव होने लगेगा, आप जो एक दिन का टारगेट लिया अगर वो टारगेट पूरा हो गया, टाइम मैनेज हो गया, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई आज कुछ किया, आज पढ़ाई हुआ है, आज कुछ मेहनत हुआ है, ठीक है, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। हेल्प्स इन मीटिंग डेडलाइंस इफेक्टिवली। डेडलाइंस इफेक्टिवली करने का मतलब किसी काम को करने का जो अंतिम टाइम है उसको आप जो है आसानी से आप पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी काम जो है एक तय समय सीमा के अंतर्गत कर रहे हैं तो आपको अंदर से क्या होगा, खुशी मिलेगी। अगला क्या, इनहेंसेस वर्क क्वालिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इससे आपका जो वर्क क्वालिटी इंप्रूव होता है और आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अलॉस टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड क्रिएटिविटी। रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा इसमें। टाइम मैनेज करने का मतलब कि आपके पास भी 24 घंटा, सामने वाले के पास भी 24 घंटा, आप अपना 24 घंटा सही से यूटिलाइज कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहा है, इधर उधर के काम में टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी के लिए भी टाइम मिलता है। चलिए तो यहाँ पे आके हमारा हो गया वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप हमको कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए या नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, क्योंकि इलेक्टिव पेपर सब में क्या होता है, सबके कॉलेज का अलग अलग सब्जेक्ट है, जिसका ज़्यादा दिखेगा उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल है तो आप कमेंट में थैंक यू लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरा बाकी का वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम।